Good morning, students. Let us start chapter first, French Revolutions, page number 1 and 2. Last chapter given intro this history textbook. So let us start page 1. The French Revolutions, France Kranti. On the morning on July 14, 1789, the city of Paris was in the state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that the would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered it from the town hall and decided to form a people military. They broke into number of government buildings in search of arms. वो 14 जुलाई 1789 का सुबह का टाइम था। पेरिस राज्य में सुबह का अलार्म लगा, जिसमें राजाज्ञा निकाली गई, जिसमें सारे रोमर्स को आदेश दिया गया कि वो सारे सिटीजन समथिंग 7,000 महिला और पुरुष गैदर होना है शहर के टाउन हॉल में, और वहाँ से डिसाइड होगा पीपल मिलिट्रीज, और दे ब्रोक टू इनटू नंबर गवर्नमेंट बिल्डिंग सर्च और जिसमें कई सरकारी बिल्डिंग्स तोड़ी जाएगी और आर्मी के द्वारा. Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the forces. Parisians, the best line, where they happened to find 100 animations in the armed fight and followed the commander. The commander of the best lines was killed, and the Parisians revolted. Though they were only seventh of the year, the best line was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and stones pigments were sold and markets to all through who wished to keep souvenirs of decisions. ये वो आखिर फाइनली कई समूहों में सैकड़ों की तादाद में लोग घरों से निकले और पश्चिमी शहर के पश्चिमी क्षेत्र में स्टोर्ड हुए. वहाँ पर पेरिसियंस और बेस्टाइन्स के लोगों के बीच या आर्मी के बीच कई प्रकार का नोकझोंक हुई, पथराव हुए, और इस प्रकार से बाजार बंद कर दिए गए और यहाँ एक गृह युद्ध जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है. The day that followed saw more rioting, both
in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when the historian looked back upon this time, they show it the beginning of chain of events that ultimately led to executions of the king in France. Though the most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? तो ये उन दिनों की बात है या उस समय जो दो रॉयट्स हुए, जो विवाद हुए हैं, खासकर कि बेरास्ट्राइंस और पेरिसियोस के बीच में। इस विवाद के बाद पूरे देश में विरोध का कई घटनाएं हुई और पेरिस और उसके आसपास का जो एरिया है, हिस्टोरियंस ने भी इस प्रकार का समय कभी नहीं देखा कि यह एक उस इवेंट्स या अल्टीमेटली राजा के विरुद्ध, फ्रांस राज्य के विरुद्ध एक बहुत बड़ा इवेंट था, या यूँ कहें कि अब स्वतंत्रता, समानता और एकता की संकनात कह सकते हैं, और जिसमें सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एंटिसिपेट हुए और उन्हें हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, इतिहासकारों को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे और क्यों हुआ। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस का सोसाइटी या फ्रांसी समाज। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of the France. He was 20-year-old, married to Australian Princess Marie Antoinette। 1774 की बात है। लुइस 16वें, जो बॉर्न फैमिली का बॉर्न ब्राइट या जन्मसिक अधिकार हैं, जो अपने राज्य में उसको राज्य का कांटा समझता था, वो केवल 20 साल का था और उसकी शादी हुई ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरीन एंथोनेटिक से। उसके बाद ओपन इज एसोसिएट्स द न्यू किंग फाउंड एंड इम्पेटी टेम्परेसी लॉन्ग ईयर ऑफ द हेड ड्रेनेड फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। तो ये जो नए राजा की जो शुरुआत हुई थी, कई सालों के विवाद और युद्ध के बाद और आखिर तक फ्रांस वित्तीय रिसोर्स को संभालने के लिए भी। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग एंड द एक्सटेंस कोड ऑफ द इम्प्रेस प्लेस ऑफ द वेरालिस्ट। किसी भी कीमत पर वो प्रिंस वेरोलिस को प्लेस पर राजा बनना चाहता था और उसको खुश करना चाहता। अंडर द लुइस 16 फ्रांस हेल्पेड द 13 अमेरिकन कॉलोनियन टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। क्योंकि उसने 13 अमेरिकन उपनिवेशवाद के स्वतंत्रता में, जो कॉमन एनिमी के रूप में समझा जाता था, उसके सबसे दुश्मन के रूप में दुश्मन माना जाता था,
उसमें ब्रिटेन द वार एडेड मोर देन a billion livres to debate and the had already risen more than 2 billion liars. Lenders who give the state credit now began to charge 10% instead of the loan. तो उस प्रकार की घटनाओं के वजह से फ्रांस का वित्तीय हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो ब्रिटेन अन्य जो कंट्रीज़ था वो उसे लोन देता है 2 बिलियंस डॉलर्स। तो इस प्रकार से 10% इंटरेस्ट पर के बेस पर। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज obliged to spend the increasing percentage of its budget on the interest payment alone. इसके लिए फ्रेंच जब लोन चुकाने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट को 10% जो ब्याज लिया था वो अपने बजट में इंटरेस्ट पेमेंट को अलग रखा गया टू मीट इट रेगुलर एक्सपीरियंस सच एज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग एनी आर्मी। और इसकी वजह से वो कोई रेगुलर आर्मी भी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे थे। द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, ना वहाँ पर कोर्ट चल पा रहे थे ना सरकारी यूनिवर्सिटी। द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, और दूसरी तरफ सरकार लोगों पर टैक्सेस इंक्रीज कर रही थी। येट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सफर्ड, और लोग इस प्रकार की इवेंट्स को सफर्ड या सहन करना नहीं चाहते। A French society in the 18th century was divided into 3 extremes. इसलिए 18वीं शताब्दी में ही फ्रेंच सोसाइटी 3 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी थी, 3 स्टेट्स में। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड क्रेज द फेस्ड टैक्स, केवल तीसरा जो ग्रुप था वही टैक्स पे कर रहा था सरकार को, बाकी दूसरे लोग नहीं। द सोसाइटी ऑफ द एक्सटेंट वाज अ पार्ट ऑफ द feudal system that dates back to Middle Age. The age-old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1779. 1789 के बाद फ्रांस में जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे वो फ्रांस का वित्तीय हालत दयनीय होने की वजह से काफ़ी डाउन कैटेगरी में जाता था। फिगर 2 शो हाउ टू सिस्टम ऑफ द क्रिएट्स इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज peasants made up the about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivate. पिक्चर 2 में शो किया गया है किस प्रकार से फ्रांस का सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी पिछड़ा हुआ था, जहाँ पर 90% पॉपुलेशंस के पास केवल 10% कल्टिवेट ज़मीन था। अबाउट द 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड द नोबल, जबकि 60% जो ज़मीन है वो नोबल्स था, द चर्च एंड अदर रिसर्च मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, खास करके वहाँ के चर्चेस को लेकर, और वहाँ जो अमीर घराने थे 60% ज़मीन उनके पास थी। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एक्सटेंट डेट इज़ द क्लेजी एंड द नोबलिस एंजॉयड द क्रिएटेड प्रिविलेज बाय बर्थ, और जो बाय जन्म से प्रिविलेज या राजकीय भोग झेलते थे वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ वाज
expulsions from the paying taxes to the state, और बहुत ही कम लोग राज्य को टैक्सेस दे रहे थे। द नोबेल्स फर्दर एंजॉय द फ्यूडल प्रिविलेज, जबकि वो जो लोग टैक्स नहीं दे रहे थे, टैक्स पेयर वालों के पैसे पर ही अपना राजकीय भोग एंजॉय कर रहे थे। देयर इंक्लूड द रेंडर सर्विस नॉट लोड टू वर्क and this house and failed to serve the army participate is building roads। तो इस प्रकार से फ्रांस का समाज अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुका था और वहाँ की आर्मी को अपने हाथों में कमान लेना पड़ा और इस प्रकार बिल्डिंग रोड्स वगैरह सब कुछ। द चर्च टू एक्सटेंड द शेयर टैक्सेस कॉल्ड टीचेस फ्रॉम द peasants, and finally all members of the third class had to pay taxes to states. This include direct taxes called taxile and the number of the indirect taxes which were levied and the articles of the everyday compunations like salt or tobacco. The burden of financing activity of the state was borne and alone। तो इस प्रकार से आखिरी में तीनों ही कैटेगरी या जो समाज के तीन भाग बढ़ चुके थे, सभी से टैक्स लिया जा रहा था और टैक्स का बर्डन उनके ऊपर डाला जा रहा था। अलग अलग प्रकार के टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको टैक्स लाइसेंस कहा जाता है, और तंबाकू या अन्य ऐसे प्रकार के जो प्रोडक्ट है जो भारत जैसे देश में भी लगते हैं। तो इस प्रकार के टैक्सेस वगैरह की वृद्धि कर दी गई और ये एक शुरुआती दौर था। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस मैटर। सो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।